हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की। आज हम सेकंड वीडियो करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक। आज का पहला क्वेश्चन है, अ कंपोजिट बार, ठीक है। अ कंपोजिट बीम इज कंपोज टू इक्वल स्ट्रिप, ठीक है। वन इज ब्रास एंड अदर इज स्टील, ठीक है। एक ब्रास है और एक स्टील है, दो मटेरियल है, ठीक है। एक कंपोजिट बीम है, ठीक है। चलिए पहले कंपोजिट बीम बनाते हैं। ये हमारा कंपोजिट बीम है, ठीक है। एक ब्रास है, एक है स्टील, जिसका टेम्परेचर हमारा बढ़ा है ठीक है। चलिए, और एक चीज और बताता हूँ मैं, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, ठीक है। आज मैं थोड़े मटेरियल की ओर लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का, ठीक है। उससे कम होता है कॉपर का, और सबसे कम होता है सबसे कम होता है स्टील का, और यहाँ पर होता है ब्रास, ब्रास, और सबसे कम होता है स्टील, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, उससे कम ब्रास का, उससे कम कॉपर का, और सबसे कम होता है स्टील का, ठीक है। चलिए, इस चीज़ का हमें पता लग गया है। ये हमें कहाँ हेल्प देगा? अगर मैंने आपको पहले कल फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मैं डेल्टा एल लेंथ निकाल लूँ थर्मल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो एल एल्फा डेल्टा टी, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे जितना थर्मल एक्सपेंशन होगा, जितना हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, उसी हिसाब से हमारी लेंथ चेंज होगी, ठीक है। चलिए, अब हमारी दो मटेरियल है, एक ब्रास है, इसकी लेंथ भी एल है, ठीक है। एक हमारा स्टील, स्टील है। ये यहाँ पे कंपोजिट है, यहाँ पे कंपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये अलग अलग कर दिए, समझाने के लिए मैंने ये अलग अलग किए, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा इन्वायरमेंट का, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर सेम होगा। लेंथ दोनों की सेम है, ठीक। जब कंपोजिट बार है तो लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। टेम्परेचर सेम चेंज हुआ है, लेंथ सेम चेंज हुआ है। अब फर्क किस पे है? बस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे, ठीक है। लेंथ भी सेम है दोनों की, टेम्परेचर भी सेम है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसका है? ब्रास का। ब्रास का एल्फा ज़्यादा है, एल्फा एस से, ठीक। जब ये ज़्यादा है तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जब ये ज़्यादा चेंज होगा तो तो चेंज इन लेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, ठीक है। मतलब कि जितनी है एल से एल प्लस डेल्टा एल होगा, इसमें भी एल प्लस डेल्टा एल होगा, लेकिन ये ब्रास का है, ये स्टील का है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया कि ब्रास की बढ़ेगी ज़्यादा स्टील से, ठीक है। अब जब ब्रास की स्टील से ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो अब मैं दोनों को अगर अब तो ये अलग अलग थे, अगर मैं दोनों को कंपोजिट करता हूँ, ठीक। ये ऊपर वाला ब्रास है, नीचे वाला है स्टील, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर सपोज ये बढ़ा सिर्फ इतना, ठीक है, डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा ब्रास है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ा इतना, ठीक है। जब ये ज़्यादा बढ़ा, ये कम बढ़ा, अब ये अलग अलग है। सपोज ये मैंने दोनों आपस में चिपका दिए, ठीक है। चिपकाने के बाद क्या होगा, इसमें ब्रास में
ब्रास जब ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब ब्रास यहाँ से आगे, जब यहाँ पे मारने की बात है, यहाँ पे ये आगे दोनों, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, दोनों के बीच में, तो इसमें क्या होगा कि ये तो, इसमें तो टेंशन लगेगा, ठीक है, और इसमें लगेगा कंप्रेशन। कैसे लगेगा? क्योंकि ये अगर फ्रीली होता, ज्यादा बढ़ता, तो इसमें स्टील क्या है, इसे खींचने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे से ज्यादा दूर मत जा, ठीक है। अब स्टील क्या है, स्टील क्या नाम है, जैसे स्टील खींच रहा है तो उसमें कंप्रेशन आ रहा है, और जब ब्रश जा रहा है तो ब्रश स्टील को खींच रहा है, स्टील स्टील को कह रहा है तू आ, तू मेरे साथ चल, ठीक है, तो दोनों का एवरेज मिला के यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ तक एक्सपेंड होगा। तो अब कंप्रेशन कौन से में है, ब्रास में, ठीक है, और टेंशन कौन से में है, स्टील में। तो इसमें क्या है, कंप्रेशन, और इसमें क्या है, टेंशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि टेम्परेचर फॉल हुआ है, टेम्परेचर अगर कम हुआ है, ठीक है, तो कौन से में कंप्रेशन आएगा, कौन से में टेंशन आएगा, कैसे? अगर टेम्परेचर, अगर किसी वजह से टेम्परेचर, मतलब क्वेश्चन में कह दे कि टेम्परेचर कम हुआ है, अगर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो जब भी हमारा जो कम होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो वो लेंथ ज़्यादा कम होगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, और जी जिसके थर्मल एक्सपेंशन कम है तो उसमें कम चेंज आएगा। तो ब्रास ज़्यादा छोटा होगा और स्टील कम छोटा होगा, ठीक है, ब्रास ज़्यादा छोटा होगा और स्टील कम छोटा होगा। मानने की बात है, ब्रास यहाँ तक आ गया, ठीक है, और स्टील सिर्फ यहाँ तक ही आया है, ठीक, तो यहाँ तक आने के बाद इसमें कैसा आएगा, इसमें टेंशन का आएगा और इसमें कंप्रेसर का। अगर टेम्परेचर घटा है, ठीक है, उसकी बता रहा हूँ। अब यह टेम्परेचर इस क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपोजिट बार इज कंपोज टू इक्वल स्ट्रिप ऑफ द ब्रास एंड अदर स्टील इफ द टेम्परेचर इज राइज। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मैंने बताया था आपको, स्टील एक्सप्रेस टेंसल फोर्स, सही है, स्टील टेंशन फोर्स दे रहा है, ठीक है। ब्रास एक्सप्रेस द कंप्रेशन फोर्स, ठीक है, ब्रास कंप्रेसिव फोर्स भी दे रहा है। जब हमारे दो सही है तो इसका मतलब है कि डी आंसर ही होना है, लेकिन हम इसे सी को पढ़ते हैं। कंपोजिट बीम गेट सब्जेक्टेड टू अ कपल। अब इसने ये कहा है कि हमारा कंपोजिट बीम जो है वो कपल दिखाएगा, मतलब वो मुड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है, तो ऊपर फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, तो एक कपल भी दिखाएगा, ठीक है, डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लीनियर डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इस मटेरियल्स, ठीक है, having a linear force deformations relation to obtain in materials, ठीक है, ठीक है, having elastic stress strain property, having a plastic stress strain property which is rigid elastic material, ठीक है, या none of these। having a elastic having a elastic and strain property, ठीक है, अगर लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशंस इज ऑब्टेन इन मटेरियल, ठीक है, अगर फोर्स और डिफॉर्मेशन में अगर रिलेशन देखें, ठीक है, तो किस किस में आता है, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है इसकी, ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड बाय बॉडी विदाउट अंडरगोइंग द परमानेंट डिफॉर्मेशंस। अब देखिए, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशंस, ठीक है, डिफॉर्मेशंस किससे ज्यादा, किसके बाद आना शुरू होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, अगर हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, यहाँ से बाद में डिफॉर्मेशन आता है जो हमारी इलास्टिक लिमिट है। इससे पहले, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ वीडियो में बनाए थे, ठीक है, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर करता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से पहले जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी, तो डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द अबाउट ऑफ मटेरियल
to absorb energy till breaking and rupture take place is known as hardness। मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की बात होगी, ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब की बात होगी, उसमें सिर्फ दो ही नाम दिखाई देंगे, या तो टफनेस या रेजिलियंस। टफनेस टू द डिफॉर्म मतलब रप्चर, जहाँ ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, वो है प्लास्टिक। इलास्टिक टू इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक डिफॉर्म ना हो, ठीक। ब्रेक होने तक, अगर ब्रेकिंग पॉइंट तक बात करें तो टफनेस, अगर इलास्टिक की तक की बात करें तो रेजिलियंस, ठीक है। चलो, ये तो हमारा गलत है, ठीक। अब इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज टफनेस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। टफनेस अगर टिल ब्रेकिंग की बात करें, ठीक है, ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस टफनेस, ठीक है। टफनेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया, यह है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। जो हमारा ये पूरा अंडर द कर्व होता है, अगर प्लास्टिक लिमिट तक, ठीक है, दैट इज योर टफनेस। यह है ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट तक जो बात करेगा वो टफनेस, जो हमारा इलास्टिक पॉइंट तक बात करेगा वो होगा रेजिलियंस, ठीक है। तो टफनेस इज करेक्ट वन। द नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वैसे तो यहीं तक हो गया। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग टू रप्चर हार्डनेस टेक प्लेस इन नॉन ब्रिटलनेस, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नो नो, दिस इज करेक्ट, वो गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वन डेट वाज लीस्ट कार्बन कंटेंट इज, ठीक है, कम से कम कार्बन कंटेंट किसमें होता है, ठीक है, दैट पिग आयरन कंटेंट, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी लिखाया था, ठीक है, कौन सी किस में कितना आयरन होता है, ठीक है। आज मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। लीस्ट कार्बन कंटेंट दैट इज वोट आयरन, ठीक, वोट आयरन इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए एक बार वो लिखा देता हूँ, ठीक है। पिग आयरन में 3 से 4% होता है, 3 से 4%, ठीक है। और ये हमारा वोट आयरन में 0.05 से 0.015% तक। और भी हमारा स्टील में होता है, ठीक है, 1.5%, ठीक है। और भी कास्ट आयरन में होता है 2 से 5%, ठीक है। तो सबसे कम किस में, वोट आयरन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A road is uniform cross sections A length L defined by delta when subjected to a normal force P, young modulus E of the materials, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ठीक है। अब ई निकाल दो, ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए डेल। तो ई इक्वल टू पी एल अपॉन डेल। थर्ड वन इज करेक्ट वन। थर्ड कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है, सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ स्टील इज मोर देन कंक्रीट इज इंडिकेट दैट, मतलब कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज़्यादा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट से, तो इसका मतलब क्या है कि स्टील लेस प्लास्टिक है, मोर प्लास्टिक है, या मोर मोर इलास्टिक है, मोर प्लास्टिक है, या लेस प्लास्टिक है, ठीक है। जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मोर इलास्टिक होगा, ठीक। इट इज़ अ कॉमन सेंस, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है वो मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A material having the same property in all directions is called, चलिए इस क्वेश्चन को भूल सकते हैं, थोड़ा सा इनके साथ चारों प्रॉपर्टी के बारे में कुछ देखते हैं। इलास्टिसिटी का आपको पता ही है, ठीक है, इलास्टिसिटी का आपको पता ही है, इसकी तो पता नहीं, जरूरत नहीं। अब बात करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस अगर कोई मटेरियल है, किसी भी किसी मटेरियल की सभी पॉइंट की डायरेक्शंस अगर एक ही डायरेक्शन में, मतलब सभी पॉइंट की एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, दैट इज अ होमोजीनियस। किसी मटेरियल की सभी पॉइंट की, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर सेम है, दैट इज होमोजीनियस। अब आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। किसी भी मटेरियल की
ये है होमोजीनियस, ठीक है। होलोजीनियस नॉट डिफाइन, ठीक है। अब एक आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक किसी भी एक पॉइंट की ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर सेम है, दैट इज अ आइसोट्रोपिक, ठीक है। अगर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज आइसोट्रोपिक, तो बी इज करेक्ट वन। एक टर्म और होती है ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है? ये सेम आइसोट्रोपिक की तरह होता है, बस फर्क इतना है म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पर अगर प्रॉपर्टी सेम है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन मतलब तीनों प्लेन 90 डिग्री पर है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी सेम है दैट इज अ ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पर अगर सेम है, ठीक है। अब एक है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक क्या है? एन आइसोट्रोपिक है एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम ना होना, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। आइसोट्रोपिक का अपोजिट एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 30। A material which obey Hooke's law, it's subject to direct stress. Its elastic limit, which following statement is correct, ठीक है। जो हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेस इट इलास्टिक लिमिट विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है स्ट्रेन इज इक्वल टू, सही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, ठीक है, और क्या नाम है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ए, ठीक, तो ये तो सही है। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा बाई टू, ठीक है, ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा बाई टू होता है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, टफनेस में, ठीक है, सिग्मा नोट स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू वॉल्यूम, ठीक। ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, पॉइजन रेशो का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेटरल स्ट्रेन म्यू इक्वल टू माइनस के लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, या इसे ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या लेटर भी बोलते हैं। लेटर एक ही बात है, लेटर लो या ट्रांसवर्स हो, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे टी कर रहा हूँ ट्रांसफर, क्योंकि दोनों एल एल हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सी है, एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, दैट इज द डी इज करेक्ट वन। इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 32। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन द, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ लोडिंग पे, बिल्कुल भी नहीं करने का, ठीक है। और जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब इन दो पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऑल अबाव है नहीं, तो डी प्रॉपर। मटेरियल हमेशा जो प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करेगा मटेरियल पर, टाइप ऑफ मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा वैसी प्रोपोर्शनलिटी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक की बात करिए तो क्या बात करेंगे, ठीक। अगर इलास्टिक लिमिट तक की बात करिए वो भी एब्जॉर्ब एनर्जी, मैंने कम से कम अब तक भी मैंने कम से कम 4-5 बार बता दिया, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिलियंस, जब इसमें रेजिलियंस है नहीं तो कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, थर्ड कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज डी इज करेक्ट वन, डी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। द ग्रेटेस्ट लोड विच स्प्रिंग कैन बी कैरिंग विदाउट गेटिंग अ परमानेंटली डेस्ट्रॉयड इज कॉल्ड, ठीक है। कोई भी इसी स्प्रिंग अगर डेस्ट्रॉयड होता है, मतलब कोई भी स्प्रिंग को अगर खींच दे, हम बचपन में बहुत करते थे, जो पेंसिल खटखट करने वाली जो पेन आती थी उनमें से निकालते थे स्प्रिंग, उसे खींच देते थे, लेकिन एक बार कुछ समय तक हम खेलते थे वो अपने शेप तक पहुंच जाती थी। लेकिन एक बार अगर उसमें लोड में खींच दे, ठीक है, खींचने के बाद वो अपनी शेप में ना आए, ठीक है, जो उस पर फोर्स लगा है उसे बोलते हैं प्रूफ लोड, ठीक है। समझ में आया? हमने कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग ले रहे हैं वो अपनी शेप मारा है, स्प्रिंग ले रहे हैं वो अपनी शेप मारा है,
दैट इज करेक्ट वन। लेकिन जब उस स्प्रिंग पर हम उतना लोड लगा दें कि वो अपने डिफॉर्मेशन फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म है उसमें ना वो डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रूफ लोड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ठीक, डी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आज की वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इससे अलग अगले क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की अभी 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सोम का ही दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।